दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम ध्येय आईएएस का पीसीएस का टेस्ट सॉल्व करेंगे। यूपी पीसीएस का ये बिहार पीसीएस के लिए आरओ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो जीएस है अब वो किसी एक का स्पेसिफिक नहीं है। तो इसको सॉल्व करने से आपको जो भी आगामी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम है, आरओ लेवल के एग्ज़ाम है, उसमें आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है पहला क्वेश्चन, पुर्तगालियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। तो बोला है पहला इसमें है, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। तो क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। और फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। तो ये भी गलत है, क्योंकि तो इसका डी आंसर सही होगा। आंसर डी है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सुन लेते हैं, देख लीजिए। तो जो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था वो फ्रांस का सेकंड गवर्नर था, जो 1505 में आया था। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को चालू किया था। तो ये अल्मीडा जो है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति को अपनाया था। ठीक है। और जब जो सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है कि बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीता था, तो वो जीता था अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने जीता था। यानी पहला वाला था, इसने गोवा जीता था। ये 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर था। अब 1510 में इसने क्या किया था कि बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान को पराजित करके गोवा जीत लिया था। तो ये बार बार पूछता है कि किसने गोवा को जीता था आदिल शाही सुल्तान को हरा के। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जाट विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका पहला जो है, मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह की शुरुआत तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1669 में की थी। तो पहला सही है। बदन सिंह ने 1700 ईस्वी में जाट के स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की नींव रखी थी। जाटों के राज्य की, तो इन्होंने नहीं रखी थी, चूड़ामन ने रखी थी। चूड़ामन थे, चूड़ामन उन्होंने रखी थी। तो यही दो वाला गलत है, बी गलत है। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जाट राजा बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी थी। तो ये ठीक है। जाटों के शासक सूरजमल को जाट का अफलातून कहा जाता था। ये भी ठीक है। तो इसमें बी गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज द्वारा दिल्ली में किए गए दमन तथा हत्याओं को देखकर किसने कहा था कि यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बचा है? तो किसने कहा था? बहादुर सादुती ने, बख्श खां ने, मिर्ज़ा गालिब ने, जॉन निकोलस ने। तो ये कहा था मिर्ज़ा गालिब ने, मिर्ज़ा गालिब थे। तो सी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, कूट देखना है इसमें। तो इन्हें जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त किया था। तो चौथा का बताइए। पहला, इन्होंने 1814 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने नेपाल में बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। कौन सा सही है बताइए। तो कौन सा सही नहीं है बताना है हमको। तो इसमें जो पहला है वो ठीक है। जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त किया था इनको। इन्होंने 1814 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1816 में की थी। तो 14 गलत है, 1816 है। 1814 में आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया था। दूसरा गलत है। इन्होंने नेपाल में बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया था। तो ठीक है, ये
अल्प आयु में 15 वर्ष की आयु में नेपाल जाकर बौद्ध दर्शन पे इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था, तो ये भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था, तो नहीं उन्होंने स्वीकार किया था, तो ये भी गलत है। तो 2 4 गलत है, डी आंसर सही है इसका, डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला भारतीय किसान स्कूल 1938 में कहाँ खोला गया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है आयोग, तो ध्यान दीजिए। 1938 में ये गुंटूर में खोला गया था, तो इसका आंसर ए होगा, गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में गुंटूर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो कांग्रेस और उसके अधिवेशन और पारित कार्यक्रम, तो ठीक है। तो लाहौर 1929 में, कराची 1931 में, फैजपुर 1937 में, रामगढ़ 1940 में। तो मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता, मौलिक अधिकार, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज तो सभी लोग जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन 1929 वाले में, तो ए का हो गया चौथा, ए का चौथा हो गया। और ए का चौथा किस में देख लीजिए, ए का चौथा बी और सी वाले में है, 2 में, तो ए का चौथा हो गया। कराची 1931 में क्या था? तो कराची वाले में क्या था? तो 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, तो उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और जो 1931 का अधिवेशन था उसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो 1931 मौलिक अधिकार, तो बी का तीसरा हो गया। तो देखिए बी का तीसरा किस में है? तो ये बी वाले में है, तो बी आंसर हो गया इसका, बी आंसर सही है। 4 3 1 2, पहले का 4 हो गया, दूसरे का 3 हो गया। चौथा फैजपुर में क्या हुआ था? मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम हुआ था फैजपुर में। और रामगढ़ में हुआ था राष्ट्रीय एकता, जो रामगढ़ है उसमें राष्ट्रीय एकता प्रस्ताव पारित हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी की 11 सूत्री मांग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपनी 11 सूत्री मांग को पेश किया था। दूसरा है, इस मांग में उन्होंने अपने पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया था। सही नहीं है, बताना है हमको। तो इसमें मांगों में भू राजस्व में 70% की कटौती की मांग की गई थी, और सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती की भी मांग की गई थी। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो पहला तो सही है, 11 सूत्री मांग को उन्होंने 31 जनवरी 1930 को वो दिया था, तो ठीक है पहला। और दूसरा, इन मांगों को उन्होंने न्यू इंडिया के माध्यम से किया था, तो न्यू इंडिया के माध्यम से किया था, तो पहला तो ठीक है। तो इस मांग में उन्होंने पत्र न्यू इंडिया ने नहीं निकाला था, उनका यंग इंडिया था, न्यू इंडिया नहीं था, तो ये यंग इंडिया है, तो ये गलत हो गया दूसरा। इसमें 70% की कटौती की मांग की थी, 70% नहीं था, वो 50% था, तो ये भी गलत हो गया। तो 2 3 गलत है इसमें। सिविल सेवा में 50% कटौती की थी, तो ठीक है, तो सी आंसर सही है इसका, 7वें का सी। तो कौन कौन सी मांगें उन्होंने की थी? तो सेना के व्यय में 50% कटौती के लिए क्या था? सिविल सेवा के वेतन में 50% कटौती, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, भू राजस्व में 50% कटौती आदि को उन्होंने दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन और कारक वाला क्वेश्चन आया है। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजने की घोषणा की। तो ठीक है, विश्व के कई देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव डाला, तो इसको इस तरह से लगाया जाता है जैसे मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजने की घोषणा की। मान लीजिए, तो थोड़ा फैक्चुअल है, तो क्योंकि अब यहाँ पे घोषणा की, उसके बाद क्योंकि विश्व के कई देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने की दबाव बढ़ाया। तो देखिए बढ़िया से बैठ रहा है, तो ये बात सही है, तो इसका ए सही है कि इसलिए क्रिप्स मिशन आया था, तो ए सही है इसका, व्याख्या भी कर रहा है उसका। 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था क्रिप्स मिशन, ठीक है।
तो जो दबाव बनाया था उसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। क्या ये सही है? हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। तो 9वां का ये दोनों गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है ये? तो चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम इस सोहन नदी घाटी पंजाब में मिले हैं। पंजाब की सोहन नदी घाटी में मिले हैं, पंजाब की सोहन घाटी में। तो ये फर्स्ट का जो सेकंड में हो गया, सेकंड का फर्स्ट में हो गया है। और हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण जो मिले हैं वो हमको मिले हैं मद्रास के समीप बादम दुरई में तथा अतिरमपक्कम में मिले हैं, जो ऑप्शन में दिया है। तो उल्टा पुल्टा हो गया है, उसका इसमें हो गया, इसका उसमें हो गया। तो इसका न तो एक न तो डी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। तो मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पर्ण थी। दूसरा है यह सोने की बनी होती थी। तो पर्ण मुद्रा सोने की नहीं थी। तो पहला तो सही है कि पर्ण थी इसकी, पहला सही है। दूसरा क्या है? ये चांदी की बनी थी हमको लगता है, सोने की नहीं थी। जो सोने की मुद्रा थी उसको निष्क कहते थे शायद। एक मिनट। तो ठीक है, जो चांदी का सिक्का था उसको हम पर्ण कहते थे और सोने के सिक्कों को हम, जो सोने का सिक्का था उसको हम सुवर्ण तथा निष्क कहते थे। और दूसरा वाला गलत है, तो दूसरा गलत है। तो इसका आंसर होगा केवल एक सही है इसका, तो ए सही होगा। 11वें पे चलते हैं। कलिंग के चेदी वंशीय शासक खारवेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो खारवेल के बारे में बताना है कौन सही नहीं है। इसका हाथी गुम्फा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख साक्ष्य है। हाथी गुम्फा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है। इसने पांड्य शासकों के यहाँ गधे से हल चलाया था। तो कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही नहीं है, बताना है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान देने की कहीं भी बात नहीं की गई, तो ये गलत है। इसका पहला सही है, इसका आंसर बी है, बी गलत है। और हाथी गुम्फा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं का तो गलत है। सबसे पहला नहर बनाने का, नहरों की जानकारी का साक्ष्य देने वाला यही है, हाथी गुम्फा अभिलेख। और इसने पांड्य शासकों के यहाँ गधे से हल चलवाया था, ये भी ठीक है, सी भी सही है। तो इस अभिलेख में ये बौद्ध भिक्षुओं को नहीं, जैन भिक्षुओं को ग्राम दान देने की बात की जाती है इसमें। तो बौद्ध नहीं, जैन है, तो ठीक है, इसका बी सही है। बी क्वेश्चन के हिसाब से बी सही है, जो कि गलत है, वहाँ बौद्ध का जैन होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एकता व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनें। एकता व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या निजाम उल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में मिलती है। ठीक है, ये इसी पैसा से पहले आता है निजाम उल मुल्क की किताब सियासतनामा में। भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है, तो ये भी बात सही है। भारत में एकता व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, तो ये भी ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने एकताओं पर इक्तेदारों के वंशानुगत अधिकार को स्वीकृति प्रदान कर दी। मतलब कि एकता को इसने वंशानुगत बना दिया फिरोज शाह ने, तो ये भी ठीक है। ये चारों सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सब कुछ एकता के बारे में सारा चीज़ इसमें समझ में आ गया है, उसका हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, तो ये इंपॉर्टेंट है 12वां, इसको जरूर से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कौन सा है? तेरहवां, महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद। महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद
करने में निम्नलिखित में से किन किन का योगदान रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन है ननैया, तिकन्ना, येरा प्रगदा, वीरभद्र। तो इसका ननैया तो है, ननैया थे, तिकन्ना भी थे और येरे प्रगदा भी थे। डी नहीं थे, 4 नहीं था, तो इसमें ए सही है, 13वां का ए। 14वें पे आते हैं, बीरबल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बीरबल के बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है। तो अकबर ने इन्हें कविराज तथा राजा की भी उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, 14वें का देख लीजिए। तो पहला सही है, कौन सा सही नहीं है। तो ये पहला सही है, अकबर ने इन्हें 5000 ग्राम का मनसब दिया था। तो इनको 5000 मनसब नहीं, 2000 मनसब दिया गया था। तो दूसरा बी, 14वां का बी जो है गलत है, इनको 2000 मनसब का ग्राम प्रदान किया गया था। अकबर ने इन्हें नगर, कोटा, कांगड़ा व कलिंजर की जागीरदारी प्रदान की थी। तो ये भी ठीक है। उनकी मृत्यु 1586 ईस्वी में यूसुफ जई के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा 14वें का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस इमारत को रोमन इन द स्टोन, पत्थर में रूमानी कथा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है। मरियम महल फतेहपुर सिकरी, ताजमहल आगरा, जामी मस्जिद फतेहपुर सिकरी, अकबर का मकबरा। तो कौन सा है। तो जामी मस्जिद फतेहपुर सिकरी को कहा जाता है, सी सही है इसका। निम्नलिखित तो रोमन इन द स्टोन कहा जाता है इसको, जामी मस्जिद फतेहपुर को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन पे आते हैं। कथन और कारण वाला आ गया। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान, लिखित संविधान है। तो क्या ये सही है। तो ठीक है, ये तो लंबा लिखित संविधान है, ये बात तो ठीक है। क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। तो कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है, तथा 1-2 की व्याख्या भी कर रहा था। ए सही आंसर है इसका, 16वें का ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां, 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए। इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग का 4 क और 14 क जोड़ा गया। क्या सही है। तो ये सही बात है, पहला सही है। इस संशोधन द्वारा 3 नए निदेशक तत्व भी जोड़े गए। तो ये भी ठीक है, 3 नए निदेशक तत्व भी जोड़े गए। इस संशोधन द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये गलत है। इस संशोधन द्वारा सर्वाधिक संशोधनों को न्यायिक जांच के बाहर रखा गया। तो ये भी ठीक है। तो इस संशोधन में 2 भाग जोड़े गए, 4 क और 14 क। ये बात तो ठीक है। इस संशोधन में 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए, वो कौन कौन से हैं बताइए। तो 39A, 43(3) और 48 क इसमें जोड़े गए, याद रखिएगा। 48A, 43A, 39A ये जोड़े गए। ठीक है। इस संशोधन में विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया था। तो इसमें 5 विषयों को ट्रांसफ़र किया गया था। 5 विषय, 7 विषय नहीं, 5 विषय हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है इस पर, इसको याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये गलत है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन प्रक्रिया कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो पहला गलत है, इसका बी सही है, दूसरा सही है। तो बी सही होगा इसका। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया है, इम्पोर्टेंट है, कनाडा से लिया गया है। जर्मनी से हमने आपातकालीन शक्तियाँ ली हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन की व्यवस्था ली गई है जर्मनी से। तो ये इम्पोर्टेंट है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है। इसमें से विधियों का समान संरक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विधियों का समान संरक्षण तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह सकारात्मक प्रवृत्ति का है, तो ये दोनों ठीक है। इसका 1 और 2 दोनों सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बजट पारित करने हेतु संसद में निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरता है जो निम्न हैं। तो बजट का चरण को बताइए कि कौन सा चरण पहले आता है। तो ध्यान से सुनिए इसको, इसके पहले भी एक वीडियो में हमने बताया है, इसमें बता देते हैं कि सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, तो 3 सबसे पहले होगा। सबसे पहले बजट प्रस्तुत होता है, उसके बाद बजट पे बहस होती है, तो बजट प्रस्तुतिकरण बजट पे आम बहस हो गई 3-1। फिर होता है विभागीय, उसके बहस के बाद विभागीय समितियों को जाता है, तो 2 हो गया। फिर विभागीय समितियों के बाद अनुदान की मांग पर मतदान होता है। विभागीय समितियां जब इसको अप्रूव करती है कि नहीं अनुदान की मांग सही है, कटौती करने की जरूरत नहीं है, तब उस पर मतदान होता है, तो 5 हो गया। फिर से क्या होता है, विनियोग विधेयक का पारित होना, फिर हो गया चौथा। फिर उसके बाद में होता है वित्त विधेयक का पारित होना, सबसे लास्ट में वित्त विधेयक पास होता है, तो 3, 1, 2, 5, 4, 6, 3, 1, 2, 5, 4, 6, तो 20वें का ए सही है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, बार बार पूछता है, बीच में से 1 आध 2 को गोल मतलब गायब करके भी पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? कूट के माध्यम से उत्तर दीजिए। तो भारत का जन्म नागरिक हो, बताइए। वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। वह किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत किया हो। तो कौन सा सही है बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बताइए कौन सा होगा। तो चलिए, तो इसका भारत का जन्मा होना ये आवश्यक नहीं है, उसने बाद में नागरिकता प्राप्त की है, तो उसका क्वालिफिकेशन से वो बन जाएगा, तो पहला सही है। वह किसी उच्च न्यायालय, पहला गलत है। वह किसी उच्च न्यायालय में का कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। तो पूछा है निम्नलिखित चुनिए माध्यम से सही उत्तर चुनना है हमको। तो दूसरा जो है वो ठीक है। उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है, तो संविधान में उम्र का डिसाइड नहीं किया है, उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए बताया नहीं गया है। वह किसी उच्चतम न्यायालय का या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत किया हो, तो ये भी ठीक है। तो 2 और 4 सही है, तो 2 और 4 किस में है? डी में सही है, तो डी आंसर सही है इसका। बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था अर्थात विधानसभा और विधान परिषद है? बताइए। तो जम्मू कश्मीर काट दीजिए, जब से अलग हो गया है तो इसमें नहीं है, तो 3 काट दीजिए, 3 इसमें से हट गया, 3 इसमें से हट गया। 2, 4 में है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में कर्नाटक में है, तो आंध्र प्रदेश में भी है, तो सी इसका आंसर सही होगा। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना है कौन सा सही नहीं है। तो लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि वह वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये ठीक है, पहला क्वेश्चन सही है, पहला इसका सही है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था, तो क्या ये सही है? 5वीं लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष था, तो ये ठीक है। संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा के में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है, तो ऐसा कहीं जरूरी नहीं है। संविधान में ये अधिकथित उपबंध नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता, तो ये भी ठीक है। तो 23वें का सी गलत है, ये परंपरा है, ऐसा संविधान में लिखित नहीं है।
भारत में ये परंपरा बनाई गई है कि सत्तारूढ़ पार्टी के पास में जो अध्यक्ष रहेगा, विपक्ष की पार्टी का जो सदस्य है वो उपाध्यक्ष रहेगा, तो ये परंपरा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में नहीं लिखा गया है, तो कैग के बारे में पूछ रहा है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में पूछ रहा है। वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, ठीक है। वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के खाते का लेखा कर सकता है, तो ये भी ठीक है। पहला सही है, दूसरा भी सही है। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है, तो नहीं, वो राष्ट्रपति को देता है। वह संसद के लोक लेखा समिति के गाइड मित्र अर्थात मार्गदर्शक काम करता है, तो ये भी ठीक है। तो 1 2 4 सही है, तो 1 2 4 डी सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? तो यह एक सांविधिक निकाय है, तो संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है, तो ये ठीक है। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंतर्गत की गई, ये भी ठीक है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है, तो 25वें का ये गड़बड़ है, ये शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामले पर चर्चा तथा सिफारिशें करना है, तो ये भी ठीक है। तो इसका सी सही नहीं है 25वें का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है, तो क्या सही है ये? पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है, इसी वजह से सबसे ऊंची पीक पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिण में ही है, तो दूसरा तो ठीक है। पहला देखते हैं, तो इसका जो दूसरा है वो ठीक है। पहला पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है, ये गलत है। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर में दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है, ये बात ठीक है, क्योंकि जो अनाईमुड़ी है वो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ियों में अवस्थित है, तो इसलिए केवल बी सही है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों समूहों में कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाता है? तो कौन सा बनाता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा। गुजरात ये बनाता है, मध्य प्रदेश भी बनाता है, छत्तीसगढ़ भी बनाता है, तेलंगाना भी बनाता है, कर्नाटक भी बनाता है, गोवा भी बनाता है, राजस्थान नहीं बनाता। तो इसका आंसर क्या होगा? 27वें का आंसर होगा डी। महाराष्ट्र राज्य की से 6 देश सीमा बनाते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, तो डी आंसर सही होगा इसका, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनजातियों को राज्यों से मैच कराना है, तो लिम्बू जनजाति कहाँ पाई जाती है? कार्बी कहाँ पाई जाती है? डोंगरिया कोण कहाँ पाया जाता है? कट्टू नायक कहाँ पाया जाता है? तो कौन सही सुमेलित है बताना है। तो लिम्बू सिक्किम, कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया कोण उड़ीसा, कट्टू नायक केरल में, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित है? तो लिम्बू सिक्किम में, ये तो ठीक है, लिम्बू सिक्किम ये सही है। कार्बी हिमाचल प्रदेश नहीं है। कार्बी जो है, कार्बी कहाँ पाई जाती है बताइए? कार्बी लॉन्ग एक पठार भी है या पर्वत भी है, तो कौन सा कार्बी लॉन्ग कहाँ पाई जाती है? पूर्वोत्तर में असम राज्य में पाई जाती है, ठीक है, असम में पाई जाती है ये कार्बी, ठीक, कार्बी लॉन्ग, तो ये डी दूसरा गलत है। दूसरा गलत, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत है। 1 2 1 3 4 बचा। कट्टू नायकन केरल में पाई जाती है, डोंगरिया कोण उड़ीसा में पाई जाती है, ये ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जीव मंडल निचय आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र के बारे में बताना है। जीव मंडल
नीचे नीचे विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय परितंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैव जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता दी गई है। तो ये ठीक बात है। मैन एंड बायोस्फीयर का प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसके अंदर इसका काम हुआ है, तो पहला सही है। भारत में 12 जीव मंडल यूनेस्को द्वारा जीव मंडल नीचे विश्व नेटवर्क की मान्यता प्राप्त हैं। तो 12 है, 12 पूरे 18 शायद बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे यहाँ, इसमें से 12 यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क में मान्यता प्राप्त है। तो ये ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झीलों के संबंध में निकटतम में कौन सा सही नहीं है? बूलर झील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, पूछता है यूपीपीसी में पूछेगा, आरओ में पूछ सकता है, यूपीएससी में बार बार पूछता है ऐसे। बूलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, क्या ऐसा ही बात है? कौन सा सही नहीं बताना, तो ये बात बिल्कुल सही है, बूलर झील सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल सही है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, तो ये भी ठीक है। निजाम सागर झील मंजीरा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी ठीक है। गोविंद सागर झील उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, हो गया गोला यहीं पे। जो गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश में, इसे भाखड़ा बांध इसके अवस्थित है, भाखड़ा बांध के पीछे है ये, तो ये गलत हो गया। तो डी आंसर गलत है इसका। अब बाकी जितना इसमें दिया हुआ है ये डी गलत है, ये सही है, ये सही है, सही, बाकी जितना सब दिया सब सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्गापुर लौह संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब दुर्गापुर लौह संयंत्र के बारे में बताइए कौन सही नहीं है। तो पहला है, यह संयंत्र 1959 में जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। तो जर्मनी नहीं था, ब्रिटेन था, यही गलत है इसका, ये ब्रिटेन था। तो जब भारत में जब संपत्ति या कैपिटल का जब अभाव था तो दूसरे दूसरे सहयोग करके हम लोग अपने संयंत्र, जो नए नए संयंत्र थे उनको बसाते थे, बांध बनवाते थे। तो ये जर्मनी से नहीं, ब्रिटेन से बनवाया गया था सहयोग से। इस संयंत्र को लौह अयस्क छोटा नागपुर से मिलता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इस संयंत्र को कोयला झरिया से मिलता है और रानीगंज से प्राप्त होता है, ये भी सही है। इस संयंत्र को जल दामोदर नदी से मिलता है, तो ये तीनों सही है, पहला गलत है, ब्रिटेन के से बात करके बनवाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरता है? सही कूट बनाना है। तो कांगो से गुजरता है, बात सही है। केनिया से भी गुजरता है, ये भी बात सही है। तंजानिया से नहीं गुजरता, सोमालिया से गुजरता है। तो 1, 2, 4 सही है, तो बी आंसर सही है इसका, 32वें का बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33वें, ऐसे बंदरगाह या पत्तन जो समुद्र तट से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित होते हैं परंतु नदी अथवा नहर द्वारा उसे जोड़ा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं भाई? वो आंतरिक पत्तन कहलाते हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं कहलाते, सी आंसर सही है इसका, आंतरिक पतन कहलाते हैं। अगले, कोलकाता जो है इस प्रकार का पत्तन का अच्छा उदाहरण है, मैनचेस्टर भी इसी तरह का पत्तन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रूर या निम्न राइन प्रदेश यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है, तो ये तो सही है। कोलोन यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, तो दोनों सही है इसका, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, याद रखिएगा। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में इसको डिस्कस किया था। इम्पॉर्टेंट है, आता है, इस वजह से बार बार हर टेस्ट सीरीज में इस पे क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो कौन सा मृत ज्वालामुखी है बताइए? एटना में तो विस्फोट होता है कि नहीं होता है बताइए? एटना है, एकांकागुआ है, किलिमंजारो है, विसुवियस है, तो बताइए कौन सा है? तो अपने दिमाग से लगा के बताइए। एकांकागुआ में कभी सुना है कि हाल ही में कभी विस्फोट हुआ है? एकांकागुआ जो है एक सुषुप्त मृत ज्वालामुखी है, तो दूसरा सही है इसका, एकांकागुआ। और किलिमंजारो का भी नहीं, पहाड़ी बन गया है अब, वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता, तीसरा सही है।
तो 1 और 4 एटना और विसुवस में विस्फोट होता है और मृत ज्वालामुखी नहीं है, मगर एकांकागुआ किलिमंजारो मृत है। तो डी आंसर सही है इसका, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। है कभी कभी पूछता है कि एटना कहाँ है, तो एटना तथा विसुवियस जो है इटली में अवस्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जबकि किलिमंजारो तंजानिया में है, एक मृत ज्वालामुखी है। एकांकागुआ जो है ये चिली में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, यह भी एक मृत ज्वालामुखी है। याद रखिएगा एटना और विसुवियस जो हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और एकांकागुआ किलिमंजारो। एकांकागुआ कहाँ पे अवस्थित है, पूछेगा एकांकागुआ कहाँ पे है, तो ये बताइए कि चिली में अवस्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो कहाँ पे है, तो तंजानिया में है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलान भी करवाता है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो ये इतना पुराना करंट अफेयर्स कभी कभी पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता। तो इसका केवल 1, 2, 3 में इसको तीनों सही है। तो क्या क्या है ये? बी। 8 जुलाई 2013 गुजरात के खेड़ा के नडियाद में इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है। इसका उद्देश्य श्रम योगियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करनी भी। ठीक है। यह योजना डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा शुरू किया गया। ये भी ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ऊपर ऊपर सही है। ये पूछ देगा अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये भारतीय डाक द्वारा शुरू की गई है, उनके बैंक द्वारा शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसको क्रोनोलॉजी मिला देगा यूपी पीसीएस में, तो 8 जुलाई 2023 को शुरुआत की गई है इसकी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। माँ कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो माँ कार्यक्रम है उसके बारे में बताना है कौन सा सही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट का अरे उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अगला क्वेश्चन पढ़ने लगे बजट के बारे में। तो माँ कार्यक्रम के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ 5 अगस्त 2018 को किया गया। इसका उद्देश्य स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को विशेष रूप से जागरूक करना है, स्तनपान को बढ़ावा देना है। तो इसका दूसरा सही है, मगर इस कार्यक्रम का प्रारंभ 5 अगस्त 2016 को किया गया था। मदर्स एब्सोल्यूट एफेक्शन इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो है 18 नहीं है, 16 है, पहला गलत है। 2016 में किया गया था, 5 अगस्त 2016। ठीक है। दूसरा सही है, तो केवल 2 इसका सही है, बी आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बजट के बारे में 2024 के लिए प्रस्तुत किया गया। तो बजट का आकार कितना था? तो 2024-25 का पूछ रहा है, बजट का आकार कितना था? तो याद रखिएगा 73443.7। देखिए नज़दीक नज़दीक 2 दिया है, मगर याद रखिएगा सी इसका सही आंसर है। ये डायरेक्ट पूछ देता है यूपी पीसीएस में, तो याद रखिएगा 73443.7.71। ब्लू चिप कंपनियों के बारे में कौन सा कथन सही है, चुने उसको। तो ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं उसके बारे में बताना है। तो ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों से घाटे में जा रही हों, ब्लू चिप कहलाती है। तो पहला गलत हो गया, सही पूछा है इसने, तो पहला गलत है। ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हैं तथा अपने क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल हैं, अब ब्लू चिप कंपनियां कहलाती है। तो एकदम सही यही क्वेश्चन है, इसका आंसर है यही, बी आंसर सही है इसका। अगला देख लेते हैं। ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर सरकारी कर्ज लगातार बढ़ता है, गलत है, बी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी में सुरंग बनाकर बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो कौन ऐसा किया है? ऐसा महान देश कौन सा है? तो आइसलैंड ऐसा महान देश है कि ज्वालामुखी के अंदर से बिजली उत्पादन करने की योजना बना डाली, आइसलैंड, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तो 41वां को बताइए कौन सा सही है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन है तो इसका लगभग दोनों सही होता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी, तो ठीक है ये।
निगम विकासशील देशों में निजी उद्योग के बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है तथा अतिरिक्त पूंजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करता है। तो ये भी ठीक है, तो दोनों सही है, सी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कथन दो कारण दिया हुआ है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। पहला ठंडा बना देता है क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो बताइए, बहुत ही सही क्वेश्चन है कि क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन सही है इसका, दूसरा भी सही है। तो कथन ए कथन आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। गुप्त ऊष्मा का यूज कर लेता है पिघलने के लिए, तो इसलिए वो ठंडा हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पौधे के जीवाश्म का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पोषण का अध्ययन ट्रोपोलॉजी कहलाता है। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। तो बताइए कौन सही है, कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। पहला गलत है। पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन पेडोलॉजी नहीं कहलाता। क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिका पाई जाती हैं। अगला है मनुष्य में 32 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कौन सा सही है? तो 12 जोड़ी तो पाई जाती हैं, बात सही है पहला। ये 32 नहीं 31 जोड़ी होती हैं, तो इसका केवल एक सही है, ए वाला आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से अवयव प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो बताइए। ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य और का प्रकाश। तो कौन सा आवश्यक है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और बाकी तीनों की आवश्यकता होती है, तो डी सही है। सब लोग ऑक्सीजन में सोचेंगे, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, ऑक्सीजन मुक्त होता है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्वचा कैंसर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 46वां नंबर क्वेश्चन। त्वचा कैंसर किससे होता है? ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? वैश्विक तापन किससे होता है? ओजोन छिद्र किससे होता है? तो त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी किरणों से, तो ए का हो गया 2। ध्वनि प्रदूषण होता है डेसिबल से, अधिक डेसिबल से, तो तीसरा हो गया। वैश्विक तापन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो चौथा हो गया। ओजोन छिद्र होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, तो पहला हो गया। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 सी वाला सही है, 46वां का सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रक्षेपित इनसेट 3DS उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो इसका प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से किया गया, तो ठीक है। इसका प्रक्षेपण GSLV F-14 से किया जाएगा, के जरिए किया गया, ये भी ठीक है। इसके द्वारा प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जाएगा, तो ये भी ठीक है। इसका उपयोग पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान, महासागरीय और प्रौद्योगिकी आदि के लिए किया जाता है, तो ये भी ठीक है। तो चारों इसका सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, UPPCS में भी अगर क्वेश्चन बनाएगा तो बना सकता है। तो चारों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कथन कारण वाला आ गया फिर से। तो तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंदें सिकुड़ कर गोल आकार धारण कर लेती है। तेल के पृष्ठ पर जब पानी डाला जाता है तब की बात बता रहा है।
क्योंकि तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के संसंजक बल से कम परंतु तेल के संसंजक बल से अधिक होता है। तो ये दोनों सही है, कथन भी एक सही है, कथन दो कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ये ठीक है इसका। आसंजक बल संसंजक बल पढ़े होंगे अब 12th में या तो फिर जनरल फिजिक्स में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन पे सही कथन चुनिए। तो पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। दूसरा, पानी का अपवर्तनांक वायु से कम होता है इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुला लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तो ऐसा नहीं है, केवल एक इसका सही आंसर है, पहला सही है कि पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि पानी का जो अपवर्तनांक होता है वायु से अधिक होता है। इसमें लिया है वायु से कम होता है, ये नहीं, अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है इसलिए जल में डूबा हुआ बुलबुला लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तो ये सही है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50वें नंबर का क्वेश्चन, ग्राफीन पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं बताना है। तो भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया है, तो ये सही है। ग्राफीन कार्बन का एक रूप से तथा यह लगभग पारदर्शी होता है। कार्बन का एक रूप है तथा यह पारदर्शी होता है, तो 50वें का ये बी वाला भी सही है। यह एक त्रिआयामी पदार्थ है, तो त्रिआयामी पदार्थ नहीं है ये द्विआयामी पदार्थ है, तो गलत है। यह विद्युत का सुचालक होता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है। ये 2 डायमेंशनल जो है पदार्थ है। इसकी खोज जो कि आंद्रे जीन ने की थी और कोसार्टेटिन ने की थी। तो केंद्रे जीन पूछता है बार बार, इसकी खोज आंद्रे जीम में की थी, आंद्रे जीम याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिले का सही क्रम क्या है? तो सर्वाधिक जो पुरुष जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, नगर, मुरादाबाद, प्रयागराज। तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं सब प्रयागराज है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है। तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिले का सही क्रम जो है मुरादाबाद, गाजियाबाद और कानपुर है। तो आप सोचेंगे प्रयागराज क्यों नहीं है? तो प्रयागराज जब लेंगे तो वो ऑप्शन मैच नहीं करा, लखनऊ को पहले दे दिया है, मुरादाबाद को बाद में दे दिया है। तो ये पहला आंसर सही है इसका, ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। आजमगढ़ है, बी सही आंसर है इसका, 52वें का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आजमगढ़ के बाद देवरिया है, बागपत है, हमीरपुर है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला। अगर यहाँ पे आजमगढ़ ना होता तो देवरिया मानना पड़ता, देवरिया भी ना होता तो बागपत मानना पड़ता, बागपत भी ना होता तो हमीरपुर मानना पड़ता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 है, तो बताइए ये सही है? ये नगरीय नहीं है, ये ग्रामीण है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला गाजियाबाद है, तो ये ठीक है। सही कथन ये है कि गाजियाबाद है, तो केवल 2 सही है। सॉरी गड़बड़ हो गया। उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 है, तो नगरी में शिशु लिंगानुपात कम है, तो ये सही है। और जो ग्रामीण में है 906 है लिंगानुपात, तो शहर में कम है, गांव में लिंगानुपात ज़्यादा है, तो पहला क्वेश्चन आंसर सही है। सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला गाजियाबाद नहीं है, वह है मऊ, 954 है, याद रखिएगा, 954 है मऊ सर्वाधिक
नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला गाजियाबाद नहीं, वो मऊ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला गाजियाबाद है 848, तो उल्टा दे दिया था, तो इसका केवल बी सही है। फिर से सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 है और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 906 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है, नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला मऊ है 954, और सबसे कम जो है गाजियाबाद है 848। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 900 है। तो कौन सा चयन सही है बताना है। तो 900 है, ये गलत है, सॉरी हिल रहा है, ये गलत है। अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात आजमगढ़ जिले में है, तो ये ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका इनसे आंसर हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल ए इसका सही आंसर है। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है आपको बताना है। तो 907 है, 900 नहीं है, 907 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 55वें पे। निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा, श्रावस्ती है, ये सही है इसका 55वें का। श्रावस्ती के बाद लखनऊ है, कौशाम्बी है, संत कबीर नगर है, महाराजगंज है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। दूसरा है उत्तरी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य और दक्षिणी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, अहिच्छत्र थी। तो 56वां बताना है आपको, इसका दोनों सही है। अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों की जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथ है। उत्तरी पांचाल की राजधानी कम्पिल्य थी, तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, तो इसका डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणराज्य को वर्तमान के क्षेत्र से मिलान करना है। तो रामग्राम के कोपिल, फाजिल नगर क्षेत्र, पावा के मल्ल, गंगा यमुना दोआब, कपिल वस्तु के साक्य गोरखपुर जनपद, केशपुत्र के कलाम सिद्धार्थ नगर। तो कौन सा सही है इसका। तो रामग्राम के जो कोपिल थे वो गोरखपुर जनपद का क्षेत्र है, ठीक है। तो ए का हो गया तीसरा। अब बी जो है पावा के मल्ल जो हैं वो आज का फाजिल नगर क्षेत्र है, फाजिल नगर 1, 3-1। और कपिल वस्तु के साक्य जो हैं वो सिद्धार्थ नगर है, तो सी का चौथा हो गया। केशपुत्र के जो हैं गंगा यमुना दोआब है, तो ये हो गया 2। तो 1-3-1-4-2, 3-1-4-2 सी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 58वां, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछ सकता है, याद रखिए। अयोध्या, महोबा, रौनाही, मथुरा, काशी, श्रावस्ती, तो ये सब ही जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं, इम्पॉर्टेंट है। अयोध्या, महोबा, रौनाही, मथुरा, काशी, श्रावस्ती सभी क्षेत्र हैं। जो रौनाही है वो रत्नागिरी को कहते हैं, प्राचीन रत्नागिरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 59वां पे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार डायनोसिस और हेराक्लीज हैं, कौन थे ये। तो इंद्र और यम थे, कृष्ण और शिव थे, शिव और कृष्ण थे, अग्नि और वरुण थे। तो डायनोसिस जो था शिव को कहा जाता था और हेराक्लीज जो था वो कृष्ण को कहा जाता था, तो इसका आंसर सी होगा। अगले को मेगास्थनीज के अनुसार था ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 60वें नंबर क्वेश्चन। अब स्थल को उसके साक्ष्य से मिलाना है। तो महादाह, कोलडीहवा, सराय नाहर, लौरादेव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से इंडिविजुअल भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिए इसको याद रखना है। तो मरदाहा का क्या था, जैसे लौरादेव का क्या है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। लौरादेव में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है उत्तर प्रदेश में।
या पूरा जो भी स्थल दिया है उसमें। तो महादाह में क्या है, महादाह में युगल समाधियाँ मिली हैं, इसको याद रखिएगा। ए का दूसरा हो गया, सॉरी, ए का दूसरा। कोल्डिहवा में क्या मिला है, तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कोल्डिहवा में, तो एक हो गया। सराय नाहर राय में मिला है झोपड़ी का फर्श, झोपड़ी का फर्श चौथा। और लहुरा देव में मिला है कच्ची ईंट के आवास तीसरा। तो 2-1-4-3, 2-1-4-3 सी आंसर इसका, बी आंसर सही है, 2-1-4-3। तो लहुरा देव में क्या मिला है, झोपड़, तीसरा मिला है लहुरा देव में कच्ची ईंट का आवास मिला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इंडिविजुअल भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। SDG गोल और उसका लक्ष्य, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी पूछ सकता है ये। 17 गोल हैं, उसको एकदम रट जाइए। तो पहला लक्ष्य 5 है, उसको बताना है। लक्ष्य 5 जो क्या है, समुद्री संसाधनों का संरक्षण। तो लक्ष्य 5 हम बता देते हैं आपको कि महिलाओं का सशक्तिकरण है। तो 5वें का हो गया दूसरा, ए का दूसरा, 5वां लक्ष्य दूसरा है इसका, तो ए का दूसरा हो गया। और जो लक्ष्य 7 है वो क्या है, आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच है, 7 है ऊर्जा तक पहुंच है, 3 हो गया इसका। लक्ष्य 14 जो है, ये 14 पूछता है, पूछा भी है। लक्ष्य 14 समुद्री संसाधनों का संरक्षण, तो पहला हो गया ये। और 15वां जो है मरुस्थलीकरण की से सुरक्षा, चौथा हो गया। तो 2-3-1-4, 2-3-1-4, तो बी आंसर इसका भी सही है। इंपॉर्टेंट रखिए, याद रखिए, 17 गोल याद रख लीजिए, पूछ लेगा। ये हो गया 61। 62वां को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। मोन्टेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची में शामिल आर्द्र भूमि स्थल का दस्तावेज है, ये बात ठीक है। कराईवेट पंछी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित नवनिर्मित रामसर स्थल है, तो बताना है आपको कौन सा सही है। तो मोन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में तो ये सही बता रहा है। अब आर्द्र भूमि ये कहाँ पाई जाती है इसके बारे में बताना है, तो ये तमिलनाडु की है, ये कर्नाटक की नहीं है, तो ये गलत हो गया। पहला सही है, तो केवल बी सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कथन कारण वाला आ गया। भारत में सर्वाधिक हाथी संख्या केरल राज्य में है, केरल राज्य में है, ये कुछ हजम नहीं हुआ। 1991 से 92 में हाथी के संरक्षण केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई, तो आर सही है। सर्वाधिक हाथी कहाँ पे हैं बताइए, सर्वाधिक हाथी कहाँ पे हैं। भारत में हाथियों का सर्वाधिक जनसंख्या कर्नाटक में है, केरल में नहीं है, तो पहला गलत हो गया। तो ए गलत है परंतु आर सही है, ए गलत है परंतु आर सही है, डी आंसर इसका सही होगा, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 64वें नंबर क्वेश्चन क्या है। गंगा डॉल्फिन आईसीएन की लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में आता है, ये ठीक है, कथन सही है। भारत में यह असम, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में पाई जाती है, तो ये भी ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। लुप्तप्राय में आता है और उत्तर प्रदेश, असम और बिहार में पाया जाता है, तो सी सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 64वें का सी हो गया। अगला क्वेश्चन 65वां। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो एलिफेंट रिजर्व और राज्य कहाँ का है, तो बैतरणी नदी कहाँ बहती है उसके हिसाब से मिला लीजिए। लेमुरू नदी, लेमुरू कहाँ है, सोनीपुर कहाँ है, वायनाड कहाँ है। तो वायनाड से राहुल गांधी लड़े थे, तो सभी लोग मार लेंगे, वायनाड केरल में है सॉरी, तो वायनाड केरल हो गया, तो वायनाड का ही पहले लिख लेते हैं, केरल तीसरा हो गया। तो डी का तीसरा किसमें है, तो एक ही में है, तो बी वाला आंसर सही है इसका। मगर जान लेते हैं बैतरणी कहाँ है, तो बैतरणी नदी उड़ीसा में बहती है, तो उड़ीसा में होगा ये, तो 4 हो गया, बी सही है इसका, बी ऑप्शन सही है। लेमूर कहाँ पे है, तो लेमूर जो है छत्तीसगढ़ में है, लेमरू छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ 1 हो गया। सोनितपुर कहाँ है, तो ये असम में है, तो 2 हो गया, तो 4-1-2-3, 4-1-2-3, बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी सीन नदी है, ये क्या बवाल आ गया।
ये गलत है, सीन नदी नहीं है। पहला गलत। फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर इसी के नगर पे अवस्थित है। तो इसमें पहला क्वेश्चन गलत है, दूसरा सही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे अवस्थित है, ये ठीक है। तो केवल दो सही है, तो सी इसका आंसर होगा, केवल दो सही है। पहला गलत है। सबसे लंबी नदी बताया था बोलगा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है बांध और अवस्थिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम कहें तो ये है, करीबा बांध कहाँ पे है? नाइजर नदी पे। असवान बांध कहाँ है? जेम्बेजी नदी। ओवन बांध कहाँ पे? नील नदी। कैजी बांध है श्वेत नील नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, इसको मिला लीजिए, किसी न किसी तरह से मिलान करवाएगा इसका। तो जो 67वां है, जो करीबा बांध है वो जेम्बेजी नदी पे है, तो ए का दूसरा हो गया, सॉरी, ए का दूसरा हो गया जेम्बेजी नदी। जो असवान बांध है, असवान बांध नील नदी पे है, तो तीसरा हो गया ये। ओवन बांध कहाँ पे है? तो ओवन बांध श्वेत नदी पे है, तो 4 हो गया। कैजी बांध हो गया नाइजर नदी पे, तो हो गया 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी आंसर सही है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ गया? 68वां पे चलते हैं। यूरोप की प्रमुख जल संधियों के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। जल संधि और किसको जोड़ता है? तो डोबर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। फेसियो जल संधि टेरिनियम सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ओट्रेंटो जल संधि एडियाटिक सागर और ओपिनियन सागर को जोड़ती अपोनियन सागर को जोड़ती है। कर्च जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है हमको। तो जो कर्च है जल संधि वो ओजो सागर को काला सागर से जोड़ती है, तो यही गलत है। ये न्यूज में था, इस वजह से बनाया गया है। बाकी उनको वो टफ है, उनके बारे में लोग कम पढ़ते हैं, तो इसलिए उसको सही सुमेलित करा दिया गया। और कर्च के बारे में पूछा गया, तो काला सागर और मरमरा सागर के बीच में नहीं है ये ओजो सागर और काला सागर के बीच में है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओशिनिया महाद्वीप के कुल 20 देश सम्मिलित हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा तथा पापुआ न्यू गिनी सबसे छोटा देश है। तो 20 देश ही हैं बस ओशिनिया में? तो नहीं भाई, गलत है। ओशिनिया में 22 देश हैं, याद रखिएगा, 22 देश हैं। और सबसे जो बड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया है, और नौरू सबसे छोटा देश है, नौरू। तो ये गलत है, ये भी दोनों गलत हैं। तो डी इसका सही आंसर है। सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा नौरू है, नौरू देश, नौरू, नौरू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मीठे पानी की झील जिसके पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम स्थित है वो कहाँ पे है? ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लैब झील, अथावास्का झील, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बताइए। तो ग्रेट बियर झील पे अवस्थित है, तो ए आंसर सही है इसका। ग्रेट बियर झील मीठे पानी की झील है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलान कराना है। अभिनव भारत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, मित्र मेला, नौजवान सभा, इनके गठन के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे बाद में नौजवान सभा गठन हुआ था, इसको याद रखेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डी का दूसरा, तो डी का दूसरा सिर्फ एक में है, डी का दूसरा सिर्फ एक में है, सी, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, मगर मिला लेते हैं हम। तो अभिनव भारत 1904 में, तो अभिनव भारत 1904, तो 3 हो गया। अनुशीलन समिति 1907 में, तो 1 हो गया, 3 1 हो गया। और मित्र मेला 1901 में, सबसे पहले मित्र मेला बना था, तो मित्र मेला जो है 1901 में, तो 1901 चौथा हो गया। नौजवान सभा दूसरा हो गया। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, सी आंसर सही है। तो याद रखिएगा, नौजवान जो सभा थी उसको बनाए थे हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह ने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 72वां क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह और नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, इसको मैच कराना है। तो सुल्तानपुर में कौन थे, फैजाबाद में कौन थे, संभल में कौन थे, मथुरा में कौन थे?
तो सुल्तानपुर में थे शहीद हसन, याद रखिए। तीसरा है, ए का तीसरा हो गया शहीद हसन। फैजाबाद में थे मौलवी अहमद उल्ला, दूसरा हो गया। और संभल में थे, संभल में कौन थे, सुरेंद्र साईं, चौथा। और मथुरा में हो गए देवी सिंह, तो पहला। 3-2-4-1, 3-2-4-1 बी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन 2024 मार्च 1946 को आया था। 46 में नहीं भाई, 42 में आया था। अच्छा 46 में आया था, ठीक है, वो क्रिप्स मिशन था 42 वाला। तो बताइए। दूसरा है, इसका लक्ष्य भारत के संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना करनी थी। तो 24 मार्च 1946 को आया था, बात सही है इसकी। और अस्थायी सरकार की स्थापना करना, ये भी ठीक है। तो 2 सही, बी सही है इसका, ठीक है। नया संविधान बनाना तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना था, मगर इसको नकार दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विभिन्न समाचार पत्र अधिनियम के संदर्भ में बताना है आपको, कब कौन आया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878 में वर्नाकुलर आया था, तो पहले का पहला ही हो गया। एक मिनट, पहले का पहला हो गया। और दूसरा है समाचार पत्र अधिनियम कब आया था, तो समाचार पत्र अधिनियम आया था 1908 में, तो पहले का पहला हो गया। 1908 मतलब कि चौथा हो गया, 1-4 हो गया, तो इसका आंसर हो गया बी। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कब आया था, तो 1910 में आया था, तो 3 हो गया। पंजीकरण अधिनियम क्या आया था, 1908 में आया था, 4 हो गया। पंजीकरण अधिनियम कब आया था, तो 1867 में आया था पंजीकरण अधिनियम, 2 हो गया। तो 1-4-3-2, तो इसका आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्रोह स्थान और दमनकर्ता कौन थे, तो झांसी में कैप्टन कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, तो झांसी में कैप्टन यूरोज सही है, ये सही है। बरेली में कैंपबेल, ये भी ठीक है। जगदीशपुर में विंसेंट आयर, ये गलत है। और वाराणसी में कर्नल नील, वाराणसी में कर्नल नील था, ये भी ठीक है। तो जगदीशपुर में विंटर आयर नहीं थे। इसका हो गया कि सी आंसर, 75 का सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कथन और कारक वाला आ गया। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये तो ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था भाई, ठीक है। आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भारत में स्थानीय मुसलमान शासन की स्थापना करना और लूट करना नहीं था, बस लूट करना था, स्थानीय शासन नहीं था। तो 1 सही है, परंतु 2 गलत है, सी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। युद्ध को मिलाना है। हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध। तो युद्ध को मिलाइए, कौन सा युद्ध मिलान सही है, 78 का। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है हमको, 78 का सही सुमेलित नहीं है, छूट रहेगा। दीवाने मुक्तराज छूट रहा है। दीवाने मुक्तराज किससे संबंधित था, तो कृषि से संबंधित था, वित्त से संबंधित, दान से संबंधित था, इनमें से कोई नहीं, तो वित्त से संबंधित था दीवाने मुक्तराज। दीवाने मुक्तराज एक विभाग के अंतर्गत आता था, मतलब दीवाने ए रसाल के अंदर आता था, वित्त विभाग से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी इसकी स्थापना। इसका कार्य अतिरिक्त मात्रा में वसूली किए गए कर का हिसाब किताब रखना था मुक्तराज का। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 सही है। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के मध्य जो हुआ था, 23 जनवरी 1565 को हुआ था, तो ये 1665 दिया था, ये गलत है। तराइन का युद्ध 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में सही है। चंदवाड़ का युद्ध जो हुआ था
ये भी 1994 में, ये भी ठीक है। तो ये ठीक है। तो इसका बी गलत है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, बहुत भयानक युद्ध था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 78। बहमनी साम्राज्य के स्वतंत्र हुए राज्यों के संदर्भ में कुछ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बहमनी साम्राज्य से टूट के 4 राज्य, 4 शासक अलग अलग अपना नगर बसाए। उनके संस्थापककर्ता कौन है, इसके बारे में बताना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ पूछता है। तो बीजापुर का कौन बनाया था? तो यूसुफ आदिल शाह ने बनाया था। तो बीजापुर का हो गया 3 पहला। अहमदनगर का किसने बनाया था? मलिक अहमद ने बनाया था। तो 1 हो गया। गोलकुंडा की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने की थी गोलकुंडा की स्थापना। 2 हो गया ये। और बरार की फतेहुल्ला उमाद शाह ने की थी। तो 4 हो गया। 3 1 2 4, 3 1 2 4 बी आंसर सही है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जरूर याद रखिए। इंडिविजुअल पूछ लेता है, अकेले अकेले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विचार करना है कि शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। उन्हें महबूबे इलाही कहा जाता था। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि महबूबे इलाही किसे कहा जाता था। तो वो निजामुद्दीन औलिया थे और ये चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। दोनों सही है, सी आंसर सही है इसका। इंडिविजुअल पूछ दिया जाता है, महबूबे इलाही किसे कहा जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया को। अगला क्वेश्चन, कौन सा सत्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से एक कथन मौलिक कर्तव्यों के बारे में सत्य नहीं, वो क्या है? यह मूल संविधान का हिस्सा है, यही सत्य नहीं है। तो पहला ही है जो सत्य नहीं है। 81 का, सॉरी ये कैसे हो गया? अच्छा, सत्य नहीं, यह मूल संविधान का हिस्सा है। तो मूल संविधान का हिस्सा मौलिक कर्तव्य कैसे बन गया? या सही नहीं है पूछा है, तो ठीक है, पहला सही है कि मूल संविधान के हिस्सा थे, इसे जोड़ा गया था। ये संविधान के भाग 4 क में वर्णित है, तो ये भी ठीक है। 4 क में वर्णित है। ये सोवियत संघ से लिया गया, ये भी ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो क्या है, 86वें से जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें 10 शामिल किया गया था। क्वेश्चन ही सही समझ नहीं आया, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, फिर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्य के संबंध में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है, तो पहला ही सत्य नहीं है, यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। पहला सही मारे थे हमें, ये यही सही नहीं है, ठीक है। और ये संविधान के भाग 4 में, ये भी ठीक है। ये सोवियत संघ संविधान से प्रेरित है, ये भी सही है। ये 86वें संविधान 2002 में 11वें, मतलब कि 10 तो पहले जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें में एक और जोड़ा गया था 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान। तो ठीक है, ये सही है, इसका ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 82वें पे चलते हैं। महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है, वो क्या कहलाती है? बताइए भैया। हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, पाइकोनोक्लाइन, केमोक्लाइन। तो हेलोक्लाइन वो कहलाती है। गहराई के साथ साथ बहुत तेज़ी से जब लवणता बढ़ती है तो हेलोक्लाइन पर जाती है। हमने आपको बताया था गहराई के साथ साथ, पिछली वीडियो में बताया था कि गहराई के साथ साथ लवणता में वृद्धि होती है। जितना गहरा समुद्र होगा उतना लवणीय होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो 83वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो लोयस का पठार चीन में, ठीक है। पोटावर का पठार पाकिस्तान में, ठीक है। शान का पठार म्यांमार में, ठीक है। तो उपरोक्त में से सभी सुमेलित हैं, तो इसका आंसर डी होगा। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में है, बी वाला आंसर सही है इसका, 84 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए रिट का उद्देश्य
अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटान हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है, वह क्या है? तो अधिकार परीक्षा नहीं है, परमादेश नहीं है, प्रतिशोध भी नहीं है, उत्प्रेषण है। 85वें का जो है बी जो है उत्प्रेषण में ऐसा प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा जारी उत्प्रेषण अतिरिक्त का उद्देश्य यही होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटान हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने से है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय करने के हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह पावर है, 5 रेट जारी कर सकती है, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मैं एक वाले पिछले जो टेस्ट थे उसमें मैंने बताया था कि इनका रासायनिक नाम पूछ देता है, तो उसको मिलान करवाइए कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो 86वें के बताइए, विटामिन दिया है, रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो विटामिन B2 का नाम जो है क्या है? फिलोक्विनोन दिया है, मगर राइबोफ्लोविन नाम है इसका, तो ये डी वाला इसका सही सुमेलित नहीं है। बाकी सब सही है। विटामिन B5 है, पैटोथिनिम अम्ल, B9 का फोलिक अम्ल और B12 का साइनोकोबालामीन। तो डी इसका सही आंसर है 86वें का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? फिरोज शाह तुगलक संबंधित नहीं था। दीवाने बंदगान फिरोज शाह से संबंधित था। दीवाने सफ़ा उससे संबंधित था। दीवाने को ही जो था ये कृषि विभाग का मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको किया था, तो MBT द्वारा इसको किया गया था, तो ये सी नहीं है इनसे। बाकी दीवाने इस्तिहाक जो भी था, दीवाने इस्तिहाक भी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 88वें पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें दिया है ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनका संबंध दिया हुआ है। तो इंद्र का दिया है पशुओं का देवता, पूषण को दिया है वर्षा का देवता, मरुत को दिया है आकाश का देवता, घाव को दिया है आंधी तूफान का देवता। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो इंद्र है उनको वर्षा का देवता कहा जाता था, पहली बात। तो इंद्र को वर्षा का देवता, तो ए का दूसरा हो गया। और मरुत को मारुति नंदन जैसे होते हैं, तो हमको लगता है मरुत आंधी होगा, सी का चौथा होगा। जो मरुत है आंधी तूफान के देवते हैं, तो बी का चौथा, तो 2 4 डी वाला आंसर सही होगा इसका, यही मैच कर रहा है। अब मरुत जो है आंधी तूफान, पूषण का क्या है? जो पूषण है पशुओं के देवता हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये, तो 1 हो गया। घाव जो हैं आकाश के देवता हैं, डी का तीसरा हो गया। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 डी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। अंग का था चंपा, अंग का चंपा, अंग का चंपा ठीक है। कुरु का इंद्रपत, ये भी ठीक है। कंबोज का पैठन नहीं था, ये गलत है। कंबोज की राजधानी हाटक थी, पैठन नहीं था। और वत्स का कौशाम्बी था, ये ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक ने जीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? बताइए कौन सा एक शामिल नहीं है? कर्ण, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी उन्होंने दिया था, मार्तंड नहीं दिया था, तो डी इसका सुमेलित नहीं है। सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण, इसके अलावा भी विश्व झोपड़ी को उन्होंने दान दिया था, तो डी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 91वां, कौन सा सही है? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त संवत चलाया, सही बात है। समुद्रगुप्त ने धरणी बंध पृथ्वी को बांधना अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया था, तो ये भी ठीक है। तो सी इसका सही है, दोनों सही है। चंद्रगुप्त प्रथम तथा समुद्रगुप्त दोनों ने गुप्त साम्राज्य के शासक थे, ठीक है। तो ये सब है। धरणी बंद पृथ्वी को बांधने वाला अपना वास्तविक लक्ष्य बनाते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलता है।
कि निम्नलिखित किस चोल शासक ने 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आरओ में पूछता है, यूपीपीसीएस में पूछ देता है। तो चोल शासक जो थे कुलुतुंग जो थे, इन्होंने भेजा था। बी राजेंद्र प्रथम, राजाराम प्रथम, परांतक प्रथम, ये इन्होंने नहीं भेजा था। 92 का बी है, इन्होंने 1077 में चीन में भेजा था। जो कुलुतुंग था वो सुंग मूर्तिविद कहा जाता था, इसके करों को हटाने वाला। सुंग मूर्तिविद इनको कहा जाता था, जो करों को हटाया था, तो कुलुतुंग को कहा जाता है करों को हटाने वाला। तो बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 को बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ग्रंथ है और लेखक हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हम इसको पढ़ाए थे, सबसे पहला वीडियो हमारा यही है, तो उसी में दिया है, उसी सब मिल जाएगा। ये बृहद कथा मंजरी किसकी है बताइए, जल्दी बताइए, याद है तो बताइए, नहीं तो वीडियो देख लीजिए एक बार। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है, बताए थे हम, क्षेमेंद्र। तो डी का पहला हो गया, तो डी का पहले में ये, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। एक को जानिए तुरंत फटाफट आंसर लगाइए, डी सही है इसका। चलिए मिला लेते हैं। माध्यमिका सूत्र किसकी है, माध्यमिका सूत्र के बारे में बताए थे, नागार्जुन है ये, तो 2 है। रसमाला किसकी है, तो रसमाला है सोमेश्वर की। सोम रस पी लो, सोम रस पिया करो, तो सोम जो है रसमाला है, तो सोम रस पिया करो, तो बी का चौथा हो गया। और विक्रमादेवी चरितम जो है बिल्हण की रचना है, तीसरा। ठीक है, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 डी वाला आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस विजय अभियान के बाद उस स्थान का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था, बताइए। देवगिरी, मालवा, चित्तौड़, तेलंगाना। तो ये था चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, वहाँ का शासक जो थे राणा रतन सिंह थे, तो उसको खिज्र खां के सौंप कर दिल्ली वापस चला गया था, और इसका नाम रख दिया था खिजराबाद। तो सी सही है। अगले क्वेश्चन पे, आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने कराया था, आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने कराया था, लज्जत ए सिकंदर शाही, फरहंगे सिकंदरी। निम्नलिखित में से कौन एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद था, बुक का नाम पूछ रहा है। 95 का, अब वाव ए सिकंदर शाही, गजे सिकंदरी। तो इसका सी आंसर सही है, सॉरी बी आंसर इसका सही है। 95 का बी सही है, फरहंगे सिकंदरी, बी। 95 का बी है। चलिए अगले बार चलते हैं। तो फरहंगे सिकंदरी का जो अनुवाद कराया था वो शासक था सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का शासक था। इसने आगरा की नींव डाली थी इसी ने, और काफ़ी महान शासक था ये, समझ लीजिए। और इसने फरहंगे सिकंदरी को फारसी में अनुवाद करवाया था, और ये चोरी चोरी गुल रुखी उपनाम से कविताएं लिखता करता था। और उसका जो संगीत का एक ग्रंथ था लज्जत ए सिकंदरी शाही था। सिकंदर ने जो भूमि के प्रामाणिक पैमाने के गजे सिकंदरी का प्रचलन कराया था, जिसको इसके आगे के राजाओं ने भी अपनाया था, गजे सिकंदरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, मसाहत, बटाई, मुक्ताई, कयास। तो उसको मुक्ताई कहा जाता था। मुक्ताई जो था सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली थी, मुक्ताई कहा जाता था इसको। सी आंसर सही है इसका, सी। अकबर ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा का एवं सम्मान की भावना को जगाने के लिए करवाई थी, किस ग्रंथ को करवाई थी भाई, तो अल्लोपनिषद को करवाई थी। अकबर ने इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा का सम्मान भावना बढ़ाने के लिए अल्लोपनिषद ग्रंथ की रचना फैजी से करवाई थी। तो इसका फैजी था, याद रखिएगा, फैजी ये भी पूछ सकता है, फैजी इंपॉर्टेंट है। और ये रचना भी बन रहे थे, ए आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 98वां पे।
मुगल सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? तो ये फैजी ही थे, फैजी, ये सही है। लोहे के रासायनिक गुण के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य पूछा है ये? तो शुष्क एवं आर्द्र हवा के संपर्क में आने पर इस पर जंग लग जाता है। लोहे के रासायनिक गुण के बारे में, तो लोहे का रासायनिक गुण है ये। कौन सा सत्य पूछा है? यह शुद्ध जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। यह जंग लगने में बना पदार्थ फेरोसोफेरिक ऑक्साइड कहलाता है। लोहे को जस्तीकृत करके जंग से बचाया जा सकता है। 93 का कौन सा असत्य है? शुष्क एवं आर्द्र हवा के संपर्क में आने पर यह जंग लग जाता है। नहीं भाई, आर्द्र हवा के संपर्क में आने पर जंग लगता है, शुष्क हवा नहीं। तो ये ही असत्य है। तो ए आंसर सही है इसका, बाकी सब सही है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नगर और उद्योग को बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। ब्रेडफोर्ड, स्टॉकहोम, ओटावा, सेंटियागो, तो बताना है कौन सा उद्योग है। तो बताइए कौन सा उद्योग सही सम्मिलित नहीं है। जो ब्रेसफोर्ड है वो लोकोमोटिव के लिए, नई ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पहला ही इसका सही नहीं है, तो ए इसका सही नहीं है। ब्रेडफोर्ड जो है ऊन के लिए संबंधित है, ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अन्य सभी सुमेलित हैं। सेंटियागो जो है शराब उद्योग के लिए, ओटावा कागज उद्योग के लिए, स्टॉकहोम जलपोत के लिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण कौन से हैं? गुणात्मक का अंग्रेजी देख लेते हैं। द क्वालिटेटिव टूल हैं इनके, क्वालिटेटिव टूल कहते हैं इसको। ऋण का सीमांकन, नैतिक दबाव, डिस्क्रिशनरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो तीनों हैं। गुणात्मक मतलब कि बैंकों पर वो मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं होता, जैसे मोरल सुएसन हो गया, नैतिक दबाव, डिस्क्रिशनरी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ऋण का सीमांकन हो गया। तो ये तीनों ही हैं, तीनों सही है, बी आंसर सही है इसका। तो मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ और एसएलआर, सीआरआर, ये सब मतलब कि मात्रात्मक क्वांटिटेटिव हैं, मात्रात्मक उपकरण हैं। मगर जो गुणात्मक हैं उपकरण है उसमें क्षेत्र में ऋण, नैतिक दबाव, डिस्क्रिशनरी ब्याज रेट, ये सब आते हैं। तो चलिए तीनों हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के ने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और उनके कार्यों का हस्तांतरण किसे कर दिया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को, राष्ट्रमंडल मामले के राज्य सचिव को, भारत के गवर्नर जनरल को, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट को। तो किसको किया था? तो राष्ट्रमंडल के राज्य सचिव को कर दिया था। तो बी आंसर सही है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए चलते हैं 103 नंबर के क्वेश्चन पे। तो एल्गम ब्लूम क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? शैवालों के विरंजन प्रवालों का क्लोरीन में जमना, जल की सतह पर बने शैवालों की परत, अटलांटिक क्षेत्र के जैव मरुस्थल। तो 103 का सी है, जल की सतह पर शैवालों का अधिक से अधिक आ जाना या अधिक से अधिक विकास हो जाना कहलाता है एल्गी ब्लूम। एल्गी ब्लूम कहते हैं उसको। तो डी इसका सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो इसको स्वीकार किया था लाहौर अधिवेशन 1940 में, और पाकिस्तान नाम नहीं दिया गया था इसमें। इंपॉर्टेंट है ये, 2 बार इसको सॉल्व करा चुका हूँ। सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है। इनिशियल पब्लिक ऑफर कहाँ जारी होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ कहते हैं इसको। आईपीओ कब जारी होता है? बहुत सुने होंगे न्यूज़ में। किसी नई कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर निर्णयन को कहा जाता है। 105 का बी है, नई कंपनी द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में शरतकालीन वर्षा के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित है कौन कौन? कि जो शरतकालीन अभी चल रहा है, इस समय कहाँ कहाँ वर्षा होती है? 106 का क्वेश्चन बताइए।
जल्दी बताइए। 106। तो उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है 65 सेंटीमीटर। 106 का क्वेश्चन बताइए। तो पहला है पंजाब और तमिलनाडु, दूसरा है केरल कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु उड़ीसा पंजाब केरल। तो ये पंजाब और तमिलनाडु में प्राप्त होता है। तो पहला इसका सही है, ये सही है। पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब में, तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है। तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ओंटारियो झील, इरी झील, उपयुक्त में से कौन सी झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा का निर्धारण करती है? तो निर्धारण करती है इसका सुपीरियर झील करती है, मिशिगन भी नहीं करती, ओंटारियो करती है, इरी झील करती है। तो 1, 3, 4 है इसका, तो बी आंसर सही है इसका। 107वें का बी आंसर सही है, सुपीरियर, इरी, ओंटारियो, और एक और करती है ह्यूरन जो झील है वो भी करती है, यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। जबकि मिशिगन झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी तरह से स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 108वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत का विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है, जो स्थित है। विश्रामपुर कहाँ पे स्थित है भैया? विश्रामपुर कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में नहीं, झारखंड में नहीं, कर्नाटक में नहीं, छत्तीसगढ़ में। बी आंसर सही। अगला क्वेश्चन 109, भोजन श्रृंखला का वह प्रकार जिसकी शुरुआत प्राथमिक उपभोक्ता से होती है परंतु उपभोक्ता का आकार प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटता जाता है कहलाता है? तो परजीवी श्रृंखला होती है वो। तो भोजन श्रृंखला का वह प्रकार जिसमें शुरुआत में प्राथमिक उपभोक्ता से होती है परंतु उपभोक्ता का आकार प्रत्येक अनुवर्ती क्रम में घटता जाता है, वो परजीवी श्रृंखला है भाई। इसका आंसर सही है बी, परजीवी श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, देश है और बंदरगाह को मिलाना है। तो ओमान, मीन अल अहमद, कुवैत मैत्री, जॉर्डन अदन, यमन अकाबा। तो बताइए, ओमान का मैत्रा है, इसको न्यूज में था, ओमान का मैत्रा एक। दूसरा कुवैत का कौन सा है? तो मीन अल अहमदी है, तो पहला हो गया। जॉर्डन का कौन सा है? जॉर्डन का अकाबा है, अकाबा की खाड़ी भी है जॉर्डन के पास, तो इसी के नाम पे पड़ा है, तो जॉर्डन का अकाबा है। 4, यमन का कौन सा है? अदन, यमन का अदन है 3। तो 4, 1 यानी 2, 1, 4, 3, तो 2, 1, 4, 3 सी सही है आंसर इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सुदूर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व भाग में विस्तृत पांड्य वंश का प्रथम शासक निम्नलिखित में से कौन था? निडियोन था, नेडुजेलियन था, कट्टवन था, अंदुवन था। बताइए कौन था भैया? तो इसका नेडियोन था, जिसका प्रथम शासक जो था नेडियोन था, नेडियोन पहला, ये सही है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षर दर में अंतर वाले राज्यों में कौन सा प्रथम है? सबसे अधिक अंतर किस में है? तो ये है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड। सबसे कम जो ये इनका क्वेश्चन का सार यही है कि सबसे स्त्री का सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, या तो पुरुष सबसे अधिक कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, बी सही है। 112वें का बी राजस्थान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 113, कैरेबियन सागर में उठने वाले प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं भाई? टॉर्नेडो, टाइफून, बिली, बागियो। तो टॉर्नेडो कहलाते हैं वो। ए सही है, टॉर्नेडो। 113, 114 पे आते हैं। निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा एक वर्तमान के प्रयागराज तथा बांदा जिले से संबंधित है? तो कौन सा है भैया? तो वत्स है, प्रयागराज में वत्स है, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, याद रखिए, सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पणजी और बेंगलुरु। उत्तर से दक्षिण क्रम में इनका क्रम लगाना है। तो बताइए कौन सा है?
सबसे दक्षिण का सही क्रम क्या है उत्तर से दक्षिण में? तो उत्तर में सबसे पहले विशाखापट्टनम आता है, तो 2 हो गया क्रम इसका 2। फिर उसके बाद में हैदराबाद आता है, तो 1 हो गया। फिर उसके बाद में आता है बंगलुरु कि पणजी आता है, तो पणजी आता है, तो 3 हो गया। अब फिर आता है बेंगलुरु से 2 1 3 4, 2 1 3 4, ए सही है इसका, 115 का ए सही है। उत्तर से दक्षिण लगाना है, पूरा से पश्चिम लगाना था तो पणजी सबसे लास्ट में आ जाता या सबसे पहले आ जाता। दोनों तरफ पणजी है, पूर्वी कोस्ट में भी पश्चिमी कोस्ट में भी। देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया था? सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पास किया गया था? 1995, 2002, 1993, 1967। म्यूचुअल फंड में घोटाला हुआ था तभी किया गया था, तो सी इसका सही आंसर है, 1993 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य अमेरिकी देश नहीं है? बेलीज, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला और सूरीनाम। तो बताइए। तो सूरीनाम नहीं है। जो सूरीनाम है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, अन्य देश मध्य अमेरिका के हैं, तो डी इसका सही ऑप्शन है, सूरीनाम। अगला क्वेश्चन, अम्ल राज्य में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो ये हम 10 से 11 से पढ़ते आ रहे हैं, 3 संबंध 1 का अनुपात होता है, तो सी आंसर सही है इसका, सी आंसर सही है। 118वें का 119वें पे आते हैं। आहार जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में क्या होती है? आहार जाल में जब वृद्धि होती है तो पारिस्थितिकी तंत्र में की स्थिरता में भी वृद्धि होती है, ये सही है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में, 1984 में, 1985, 1987। तो 1982 में हुई थी, ए इसका सही ऑप्शन है, ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आला महोबा से संबंधित है, ढोला आगरा से संबंधित है, रसिया बरसाना संबंधित है, तो कौन सा सही सुमेलित है? तो बताइए कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित तीनों हैं। तो आला है, महोबा से, ढोला है, आगरा से, रसिया है, बरसाना से, तीनों सुमेलित है, डी ऑप्शन सही है। 122वें नंबर क्वेश्चन बताइए। कौन एक घटक वृक्क में रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको नेफ्रॉन कहते हैं, तो सी है इसका ऑप्शन, नेफ्रॉन। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है, कब रही उत्तर प्रदेश में? निगेटिव ग्रोथ रेट इंडस्ट्री में, तो ये रही 4वीं में, 6वीं में, 9वीं में, 11वीं में। 9वीं पंचवर्षीय योजना में रही उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, घराना और कलाकार को मिलाना है, तो याद रखिए। तो लखनऊ घराना के कौन से हैं? तो लखनऊ घराना के बिन दा दीन हैं, तो पहला सही है। आगरा के पंडित विश्वम्भरदीन सवाई गंधर्व रत्नाकर पाई, तो आगरा के कौन हैं? तो पंडित विश्वधर, तो ये भी सही है। किराना के कौन है? तो किराना का सवाई गंधर्व, तो ये भी ठीक है। और 4 इसका, तो 1 2 3 4, तो ए आंसर सही है इसका, 124वें का। 1 2 3 4 बी है, 1 2 3 4 बी में है, बी आंसर सही है, ए नहीं है, बी आंसर सही है, 1 2 3 4। उत्तर प्रदेश के संबंध में निहित युग में से कौन सा एक बेमेल है? तो कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है? चिलास घास बुंदेलखंड, शंक्वाकार टीला आगरा, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, तो ठीक है। और मार मृदा झांसी, तो 125वें कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा बी, शंक्वाकार टीला आगरा में नहीं पाके बघेलखंड के क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये है बी गलत है, बघेलखंड क्षेत्र है, तो बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 126वां। मई 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न 42वें शिखर आसियान सम्मेलन में किस देश को संगठन के 11वें सदस्य के रूप में आसियान में 11वां सदस्य कौन जुड़ा है? तो वो जुड़ा था बोर्नियो, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस, तुवालू, तो बी जुड़ा था तिमोर लेस्ते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
मई 2023 के गृह मंत्री अमित शाह के राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के अस्थायी परिषद की आधारशिला कहाँ पर रखी थी? तो ये रखी थी द्वारका, गुजरात में। सही है। ये करंट अफेयर्स है मई 2023 के, यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर चलिए इसको देख लेते हैं। भारत की पहली पांड टैक्सी परियोजना कहाँ से स्टार्ट थी? एक बहुत पुराना हो गया है ये, मगर जो फैक्चुअल पढ़े थे हम, पारंपरिक जो ज्ञान अभी लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी थे इसमें। तो भारत की पहली पांड टैक्सी की परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली पांड टैक्सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई। यह सेवा नोएडा फिल्म सिटी एवं जेवर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में संचालित होगी। तो 128वें का ये सही है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया कहाँ पे? देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? जयपुर में, पुणे में, जबलपुर में, कानपुर में। तो 129वें का ए है, जयपुर में। अगला क्वेश्चन, 6वें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया ढाका में। ये सही है। ग्लोब वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? 131वां, तो लंदन में, न्यूयॉर्क में, दुबई में, ब्यूनस आयर्स में। तो ये लंदन में किया गया था, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, मई 2023 तुर्की के देश नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना है? बी रेसेप ताइप एर्दोगन बने थे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई 2023 को मनाया गया था, तो 22 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, 22 मई बी। एक 134वें का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू से सम्मानित किसे किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया पापुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया, माली और मोरक्को ने। किस देश ने प्रधानमंत्री को इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो पापुआ न्यू गिनी ने किया था। ये सही है। इंपॉर्टेंट जो है उसको बताता हूँ। 61वें वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किन्हें 97वें ज्ञान पुरस्कार सम्मानित किए? ये सही है। 97वें ज्ञान पीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो दामोदर मौजे को। याद इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, दामोदर मौजे हैं, इनको सम्मानित किया गया है। एक उत्तर सही है इसका। तो मई 2023 में कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान हुआ। यह चाय कहाँ उगाई जाती है? तो कांगड़ा कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको यूरोपीय जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये है हिमाचल प्रदेश बी, कांगड़ा चाय को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी, हाँ। 49वें G7 सम्मेलन का आयोजन हिरोशिमा जापान में किया गया। तो 50वें का कहाँ पे किया जाएगा? 2024 में। इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हो रहा है ये, जल्दी बताइए। ओटावा में, न्यूयॉर्क में, इटली में, जर्मनी में। तो कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है इटली में। सी आंसर सही है इसका, इटली में। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा बन गया है। सी आंसर सही है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो अपना उत्तर प्रदेश बना है। सी आंसर सही है इसका। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी मिल गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजमगढ़, ललितपुर, सोनभद्र, नोएडा। तो ललितपुर में मिली है। बी सही है इसका। 183 का बी आंसर सही है। पहला फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोजेक्ट 75 की 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी कलवरी का नाम क्या है?
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या नाम है भैया? 144वें का कौन सा सही है? तो बागसीर नाम है इसका, इम्पोर्टेंट है बागसीर, बी आंसर सही है इसका। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं 145वें पे। जीनोमी शक्ति के मध्य लोगों की रक्षा के लिए उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निवारक नेटवर्क 145वें कौन सा है? तो जीनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु नेटवर्क कहाँ पे, निगरानी नेटवर्क कहाँ पे, कौन स्थापित किया था? WHO ने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उसी बताएंगे। सस्टेनेबल एवोल्यूशन फ्यूल, तो सस्टेनेबल एवोल्यूशन फ्यूल का इस्तेमाल करके एक विमान पर वाणिज्यिक घरेलू उड़ान भरने वाली प्रथम भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? तो ये बनी है एयर विस्तारा बनी है। ए आंसर सही है इसका। 149 पे चलते हैं। 149, ऑस्ट्रेलिया के सिटी ऑफ पारमट्टा काउंसिल के लिए नया चेयरमैन, ये सही नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य क्षेत्र अध्यादेश 2023 को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के उद्देश्य से प्रख्यापित किया गया है, इसके दो अध्यक्ष हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। 150वें का बी है, बी आंसर सही है इसका। तो चलिए, आज इसमें जो हमने ट्रेडिशनल जो भी इनका जो MCQ लगाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है RO के लिए और UP PCS के लिए। चलिए, ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।